एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड्स अमीन का मिक्स क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जो भी बच्चे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन एज रिगार्ड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक। अर्थ बताना है कि अच्छी ईंट मिट्टी की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बीमेल, कहने मतलब कौन सा ऐसा डिफरेंट है। पहला क्या है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लम्प्स ऑफ लाइम, यह चूने के पिंडों से मुक्त होनी चाहिए, बात सही है। करा इट शुड नॉट बी मिक्सड विथ साल्टी वाटर, यह भी बात सही है, यह खारे पानी के साथ नहीं मिलानी चाहिए। करा इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, देखिए जब भी आप लोग गुड ब्रिक्स बनाते हैं ना तो जितना भी इंग्रेडिएंट होता है टोटल आप लोगों को होमोजीनियस होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, गुड ब्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। बट यहाँ क्या करा है, नॉन होमोजीनियस, तो ये क्या करा है, गलत है ना स्टेटमेंट। फिर फोर्थ क्या है, इट शुड नॉट बी कंटेन वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर, इनमें से वनस्पतिक और कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलने होनी चाहिए, बात सही है कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग को गुड ब्रिक्स बनेगा नहीं। तो क्या करने का मतलब क्या है, ई स्टेटमेंट मेरा सही है, बी स्टेटमेंट सही है और डी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट में से गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत स्टेटमेंट है। कहने का मतलब अब गुड ब्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। जब भी गुड ब्रिक्स बनेगा तो जितना भी सॉइल होगा उसका इंग्रेडिएंट होगा टोटल होमोजीनियस कंपैक्टेड होना चाहिए। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है करा है, इन्फ्लुएंसेज इन ब्रिक इज़ काउज्ड बाय, बताना है कि इन्फ्लुएंसेज जो होता है ना ब्रिक के किस कारण होता है। कहने का मतलब पहला ऑप्शन क्या है, द हाई पीएच कंटेंट ऑफ वाटर यूजिंग ड्यूरिंग पगिंग, कहने में गुत्थे समय पानी की उच्च पीएच मात्रा के प्रयोग से, हाँ सही है। इन्फ्लुएंसेज एक तरह से आप लोग को क्या होता है कि इफेक्ट है, वो कोई भी ब्रिक्स में जो भी इफेक्ट होता है ना, वो सही बात है कि पीएच ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, इन्फ्लुएंसेस उस ब्रिक्स में हो जाएगा। क्या लो सिलिका कंटेंट ऑफ ब्रिक, बात सही है कि सिलिका कंटेंट अगर कम होगा तो फिर भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाया जाता है ब्रिक्स में, आपको पता है ना, सिलिका 50 से 60% रहता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि एक आप लोगों को SALIM में आप लोगों को बताया था शॉर्ट फॉर्म, एस से क्या होता है सिलिका, ए से एल्युमिनियम, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया। सबसे ज़्यादा क्या होता है, 50 से 60% क्या होता है सिलिका में होता है, 20 से 30% इसमें रहता है और लेस देन 5% इसमें रहता है, फिर 5 से 6% इसमें रहता है और लेस देन 1% मैग्नीशियम रहता है। तो ये पूरा कंपोजिशन है किसका, ब्रिक्स का। तो कहने इसमें करा लो सिलिका कंटेंट, तो ऑटोमेटिक है लो सिलिका कंटेंट रहेगा, तो आप लोग क्या होगा, इन्फ्लुएंसेज ब्रिक में हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होगा। क्योंकि कितना होना चाहिए, 50 से 60% होना, सबसे ज़्यादा क्या किसी भी ब्रिक में आप लोगों का सिलिका ही होना चाहिए। क्या द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन साल्ट, अब जैसे ही क्षारीय लवण उपस्थित होगा तो इन्फ्लुएंसेज होगा ही, तो क्या होगा, ये तीनों मेरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो क्या करें, लास्ट ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द एबव, मतलब जितना भी एबव स्टेटमेंट दिया सब स्टेटमेंट मेरा सही है। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है कह रहा है, ब्रिक्स आर बर्न्ट एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ, बताना है ईंट इस तापमान के पारस पर जलाई जाती है। जब भी ईंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ईंट को किस टेम्परेचर पे जलाया जाता है जिससे वो अच्छे से मतलब आप लोग को जलना चाहिए। तो कहाँ 500 से 700 डिग्री सेल्सियस, 700 से 900 और 900 से 1200 और 1200 से 1500। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग ईंट को बर्न करते हैं ना तो उसका टेम्परेचर रेंज हमेशा 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है कह रहा है, विच क्लास ऑफ ब्रिक्स हैज़ द फ्लोइंग क्वालिटी, बताना है कि निम्न में से किस श्रेणी की ईंट में निम्नलिखित गुणवत्ता होती है। पहला क्या है, जो स्टेटमेंट दिया है, सॉफ्ट एंड हैव लाइट कलर, मतलब कोमलता और हल्का रंग, कौन सा ऐसा ब्रिक है जिसका रंग जो होता है सॉफ्ट होता है और हैव लाइट कलर, उसका रंग जो होता है ना लाइट हल्का होता है। दूसरा क्या, क्रम्बल इवन ऑन लाइट क्रशिंग, मतलब हल्के से मसलने पे भी टूटने लगती है। अब बताना कि कौन सा ऐसा ब्रिक है जो उसको हल्का क्रशिंग करेंगे ना तो वो क्या होगा कि ईंट टूट जाएगा और वह ज़्यादा बहुत ही कोमल होता है और हल्का रंग का होता है। पहला ऑप्शन क्या है कि ए ऑप्शन में ओवन बर्न ब्रिक, मतलब अधिक पकाई हुई ईंट। दूसरा सेकेंड क्लास ब्रिक, द्वितीय श्रेणी ईंट। और सी है अंडर बर्न ब्रिक, कम पकी हुई ईंट। और डी है फर्स्ट क्लास ब्रिक। देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक तो होगा नहीं क्योंकि इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, 10.5 मेगा पास्कल होता है, ठीक है। बट यहाँ सॉफ्ट का रहा है और इसका मतलब लाइट क्रशिंग है, कहने वाले कम दाब पे वो टूट जाएगा। तो कब होगा, जब वो कम पका हुआ रहेगा तभी जैसे ही क्रशिंग
स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो हल्का जैसे ही उसमें क्रश करेंगे वो क्या होगा, टूट जाएगा। और जैसे ही मान लीजिए कि बर्न नहीं होगा तो वो पूरा क्या होगा, डीप कलर होगा नहीं, तो वो क्या होगा, लाइट कलर होगा। तो क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, कहता है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द ब्रिक वर्क इज यूजुअली, बताना है कि सामान्यतः ईंट चिनाई का अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल कितना होता है। बताना है कि हम लोग कंप्रेसिबल स्ट्रेस कितना होता है किसी भी ब्रिक वर्क के यूजुअली। तो याद रखना है कि आप लोगों को कितना होता है, 2 न्यूटन पर mm² से 3.5 न्यूटन पर mm² के बीच होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये रिमेंबर करने का चीज़ है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ, बताना है कि एक अच्छी ईंट की मिट्टी में मुख्यतः क्या होती है। ऑप्शन ए में है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी में एलुमिना, ऑप्शन सी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में है लाइम। आपको बताना है कि कंपोजिशन जो होगा ना इसी ब्रिक में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होगा किस में होगा। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि जो ब्रिक्स के अंदर जो भी होता है ना, ब्रिक्स के अंदर एक SALIM, ये आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, कंपोजिशन होता है। एस से क्या होता है, सिलिका, ए से क्या होता है आप लोग को, एलुमिना, एल से क्या होता है, लाइम, और आई से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशियम। तो कहने का मतलब आप लोग को ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, 50 से 60% जो होता है ना किसी ब्रिक के अंदर आप लोग को क्या होता है, सिलिका पाया जाता है, और 20 से 30% एलुमिना पाया जाता है। उसके बाद कम होता है 5% से कम लाइम, और आयरन ऑक्साइड 5 से 6% के बीच होता है, और मैग्नीशियम लेस देन 1% होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, सिलिका है, बट इस चारों ऑप्शन में कहीं भी सिलिका नहीं है, कारण मेनली कंसिस्ट ऑफ, अच्छे ब्रिक्स के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका। किसी ऑप्शन में सिलिका नहीं दिया। उसके बाद क्या है, एलुमिना, देखिए तो 20 से 30% एलुमिना है, तो कहने वाला सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, एलुमिना होगा। बट अगर सिलिका दिया हो रहता तो क्या होता, सिलिका इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ इस ऑप्शन में सिलिका नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर एलुमिना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फ्रॉग इज प्रोवाइडेड इनटू द ब्रिक टू, बताना है फ्रॉग किस ब्रिक में क्यों प्रोवाइड किया जाता है और क्या क्या उसका रीजन होता है। पहला है कि इंडिकेट द मैन्युफैक्चरिंग नेम, प्रोवाइड ए की फॉर मोटार, बताना है कि जो फ्रॉग जो दिया जाता है ब्रिक के अंदर जो प्रोवाइड करते हैं, तो बात सही है कि इंडिकेट द मैन्युफैक्चरिंग नेम, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फ्रॉग रहता है ब्रिक के अंदर आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे एक तरह से फ्रॉग रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रहता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक की होता है, की फॉर मोटार। अब मान लीजिए जैसे ही इसको हम लोग इस ईंट को क्या किए, चिनाई कीजिएगा ना, इसमें मोटार भराया जाता है, जिससे क्या होता है, एक दूसरे का कंपेक्शन रहता है, कंपैक्ट होता है। तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी मेरा क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, एक्सेस ऑफ डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डीके, बताना है कि ईंट के क्षय के लिए डैश की अधिकता जिम्मेदार होती है। अब देखिए ब्रिक डीके बोला यहाँ पे, ब्रिक का डीके किस के रिस्पॉन्सिबल कारण एक्सेस, मान लें कि उसका मात्रा अगर बढ़ा देंगे, एक्सेस होने का मतलब उस कंपोजिशन का अगर मात्रा हम बढ़ा देंगे तो ब्रिक का डीके किसके कारण होगा। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी है एलुमिना, सी है लाइम, डी है सिलिका। तो याद रखिएगा कि जब भी आप लोग मैग्नीशिया का अगर हम लोग एक्सेस मतलब एक्सेस मात्रा में अगर मैग्नीशिया दे देंगे, मतलब एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया, जैसे ही एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया देंगे ना तो उसमें क्या होगा, ब्रिक के अंदर डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कुछ जैसे इसमें आप लोगों को सलीम बताए थे, SALIM जो भी कंपोजिशन था ब्रिक के अंदर, तो सब के अंदर बता रहा हूँ कि किसके कारण एक्सेस होने से क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर सिलिका एक्सेस हो जाए, मान लीजिए सिलिका का मात्रा एक्सेस हो जाए, तो कौन सा आप लोग को रिस्पॉन्सिबल होगा। तो याद रखना क्या होगा, इसमें ब्रिटल हो जाएगा, यानी जो भी ब्रिक होगा वो ब्रिटल एंड वीक हो जाएगा। अगर इसके सिलिका अगर 50 से 60% जो भी आप लोगों को मात्रा है ना, उससे अगर ज़्यादा दे देंगे ना, तो 40 से 50% से अगर ज़्यादा दे देंगे उसमें क्या हो जाएगा, मेरा ब्रिटल और वीक, मतलब कहने का मतलब ब्रिक जो होगा ब्रिटल और वीक हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए एलुमिना होगा, अगर एलुमिना का मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो मेरा क्या होगा, एक्सेस होने से क्रैक डेवलप होगा, क्या होगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। एंड रैफ, WRAF, रैफ ऑन डाइंग, रैफ का मतलब होता है वो सिकुड़ जाना, वो सिकुड़ जाएगा,
अगर एलुमिना अगर ज़्यादा देंगे। इसी तरह से अगर लाइम दे देंगे, लाइम ज़्यादा देने से क्या होगा, फॉर्म ऑफ लम्स फॉर्म होगा, काउज जेस्ट टू ब्रिक, उसके अंदर लम्स, जो ब्रिक के अंदर जो लम्स जमा हो जाएगा, फॉर्म हो जाए। कहने का मतलब मैं आप लोगों को चारों बता दिया हूँ, सिलिका के कारण, एलुमिना के कारण, लाइम के कारण और मैग्नीशिया के कारण। तो मैग्नीशिया के कारण क्या होता है, ब्रिक्स का डीके होता है। ये टोटल मैं आप लोगों को चारों के कारण बता दिया हूँ। तो इसमें क्या होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले। देखिए क्वेश्चन आ गया वही कि एलुमिना के एक्सेस होने के कारण क्या उसके अंदर होगा, ब्रिक्स के अंदर, बताइए। मान लो क्ले में अगर मान लीजिए हम एलुमिना का एक्सेस हो गया, एलुमिना कितना 20 से 30% होता है, उससे ज़्यादा अगर हम एलुमिना दे देंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड रैप ऑन द डाइंग, और चेंज कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, इम्प्रूव इम्प्रेमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। तो मैं आप लोगों को बताया था अभी जस्ट कि एलुमिना के एक्सेस होने से क्या होगा, वो उसमें क्रैक डेवलप होने जाएगा, जो भी क्ले होगा ना उसके अंदर क्रैक डेवलप हो जाएगा और रैपिंग होने लगेगा। क्या होगा, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड रैपिंग, तो क्या होगा, विकृत हो जाती है, कहने का मतलब उसमें सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और मेक्स द ब्रिक ब्रिटल, इसके ब्रिटल एंड वीक, इसके किसका होगा, एक्सेस ऑफ, इसमें किसका होगा, एक्सेस ऑफ सिलिका के कारण होगा। ये तो मैं आप लोगों को बताया था पिछला क्वेश्चन में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस काउज द रो ब्रिक श्रिंक एंड रैप ड्यूरिंग द डाइंग एंड द बर्निंग। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी ईंट का एक घटक है जिनकी अधिकता कच्ची ईंट को सुखाने या पकाने पर सिकुड़ने और अनियमितता के कारण बनती है। मैं आप लोगों को बताया था कि अभी जस्ट ब्रिक अगर सिंक और रैप हो जाए तो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन मैग्नीशिया, बी है आयरन ऑक्साइड, सी है एलुमिना और डी है लाइम। तो याद रखिए किसके कारण होता है, तो अभी बताया था एलुमिना के कारण ही क्या होता है, ब्रिक के अंदर सिंक एंड रैप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड डिपॉजिट 2.5 हैविंग द वॉइड रेशियो 0.65 द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब देखिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। देखिए सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.5 - 1 डिवाइडेड बाई 1, वॉइड रेशियो क्या है, ई का वैल्यू कितना 0.65, तो क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1.65 कितना होगा 0.909 के आसपास आएगा, द अप्रोक्स 0.9 आ जाएगा। तो क्या होगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ़ द श्रिंकेज लिमिट ऑफ ए सॉइल इज़ 21%। श्रिंकेज लिमिट का मतलब कि जो वाटर कंटेंट कितना दिया 21% दे दिया। व्हाट विल बी द वॉइड रेशियो इन ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट में वॉइड रेशियो क्या होगा, टेक जी दिया हुआ 2.7, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को किसका वैल्यू, जी का वैल्यू दे दिया है 2.7 दे दिया, और वाटर कंटेंट का वैल्यू कितना है 21% का मतलब 0.21 हम लोग को दे दिया गया है और ये दे दिया। अब देखिए यहाँ क्या ड्राई स्टेट का मतलब क्या, श्रिंकेज रेशियो जो होगा ना, श्रिंकेज जो होगा ना 1 हो जाएगा। तो अब इससे हम लोग को क्या होगा, एस ई इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू जी, हम लोग को निकालना क्या है वॉइड रेशियो, तो यहाँ से ई निकल जाएगा, ई इक्वल टू क्या डब्ल्यू कितना है 0.21, जी कितना है 2.7 डिवाइडेड बाई 1, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करें 0.57 इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 0.57 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर कंपेक्शन टेस्ट, व्हाट वुड बी इट्स वॉइड रेशियो द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुछ नहीं है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी हमको कितना दिया 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दे दिया है, और जी हमको कितना दिया 2.6 दिया है। तो वॉइड रेशियो गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है ना, ये आप लोग जानते हैं। गामा डी कितना है 16 दिया है, जी का वैल्यू कितना है 2.6 इंटू गामा डी, गामा देखिए गामा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको गामा डब्ल्यू किलो न्यूटन है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है यहाँ पे, तो गामा डब्ल्यू कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आप लोग को कितना 1 प्लस ई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस ई इक्वल टू 26/16, यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.625,
यहाँ से इसको क्या कीजिए 1.1 प्लस ई इजकल टू 1.625 आएगा, वहाँ से ई का वैल्यू निकल जाए। वॉइड रेशियो कितना हो गया 0.625। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब गामा डी बाय गामा डब्लू। तो याद रखिएगा इसका स्पेसिफिक एक नाम है श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं इसको। गामा डी बाय गामा डब्लू जो होता है ना, एक श्रिंकेज रेशियो होता है, ये स्पेसिफिक नाम है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रिंकेज रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक क्ले लेयर ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर, इनिशियल वॉइड रेशियो 0.5 दे दिया, अंडर गोइंग सेटलमेंट डेट फाइनल वॉइड रेशियो इतना दे दिया, द सेटलमेंट ऑफ द लेयर। अब देखिए सेटलमेंट ऑफ द लेयर जो है ना हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है डेल्टा एच अपॉन एच इज डेल्टा वॉइड रेशियो अपॉन क्या होता है ई होता है। यहाँ से आप लोग देखिए डेल्टा एच का क्या होगा, चेंज इन वॉइड रेशियो हम लोग हेड जो है हम लोग को वही निकालना है, कितना हम लोग को सेटलमेंट में हो रहा है चेंज। डेल्टा एच इजकल टू एच का कितना 10 सेंटीमीटर, चेंज इन क्या है वॉइड इनिशियल 0.5 है, फाइनल क्या है 0.2 है, ठीक है। ई इनिशियल क्या है 0.5 है, कुछ नहीं है, 10 इंटू 0.3, यहाँ से आप लोग कितना आ जाएगा 0.5, यहाँ से 0.5 आप लोग को आ जाएगा। तो देखिए कट कीजिए इसको, कितना आएगा, सॉरी 1 प्लस ई आएगा, सॉरी यहाँ इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एच बाय एच इजकल टू डेल्टा ई बाय 1 प्लस ई होता है, तो 1 प्लस ई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.5, तो यहाँ से आप लोग कट जाएगा 30 बाय 15, तो 2 कहने बोला 2 आप लोग को सेंटीमीटर इसका चेंज इन हाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है आप लोग को सी में इसका सही जवाब होगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा जब भी आप लोग को सेटलमेंट का बारे में बोले, सेटलमेंट के लिए और वॉइड रेशियो गिवन दिया रहे, तो ये आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या है, कह रहा है इन ए सॉइल मास इफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की इक्वल है, तो हम लोग का पोरोसिटी, तो हम लोग क्या होता है वॉइड रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ वॉल्यूम वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है मेरा सेम है, तो यहाँ क्या होगा मेरा वॉइड रेशियो क्या होगा आप लोग को 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पोरोसिटी क्या होता है ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है, 1 बाय 1 प्लस ई, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, ए सॉइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी। अब सॉइल सैंपल का पोरोसिटी एन कितना दे दिया 40%, तो क्या पोरोसिटी 0.40 हो जाएगा। एंड जी कितना दिया आप लोग को दे रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कितना दिया है 2.7 दे रहा है। कह रहा है हम लोग को ड्राई डेंसिटी, तो गामा डी क्या होता है जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। हम लोग को पोरोसिटी दिया है, ई निकल जाएगा तो डी निकल जाएगा, ई निकालेंगे लिए कुछ नहीं, ई क्या होगा एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस सॉरी एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन होता है, एन कितना है 0.40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.40, 0.4 बाय 0.6 होगा, यहाँ से आप लोग को 0.67 आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ से जी कितना दिया हुआ है 2.7 दिया है, और गामा 1 है, और 1 प्लस 0.67, तो क्या 2.7 डिवाइडेड 1.67 कीजिएगा, तो आप लोगों को कितना आ जाएगा आंसर, इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग 17 का, तो याद रखिएगा कितना आएगा 2.7 डिवाइडेड बाय 1.7, कैलकुलेशन कीजिए कितना आएगा, याद रखिए 1.62 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने कितना 1.62, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है कि मृदा का शुष्क घनत्व अज्ञात कीजिए जिसका रिक्तता अनुपात का मतलब वॉइड रेशियो ई दिया हुआ कितना 0.70 तथा विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे दिया आप लोग को 2.72। तो हम लोग कह रहा है कि मृदा का शुष्क घनत्व ज्ञात कीजिए क्या होगा 18 का, तो हम लोग को ये दे दिया है, तो क्या यहाँ से निकल जाएगा गामा डी क्या होगा जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई आ जाएगा। तो जी का कितना वैल्यू 2.72, गामा डब्लू क्या है, अगर इसको हम लेंगे किलोमीटर में है आंसर देने के लिए, तो क्या यहाँ दे दिया पानी का इकाई 9.81 हम लोग लेंगे, और 1 प्लस ई वॉइड रेशियो कितना दिया 0.7 है, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों को कितना आएगा 15.68 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा था वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ ए गिवन मास कैन भी, बताना है कि हम लोग को वॉइड रेशियो का वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा। देखिए पहले तो वॉइड रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वॉइड रेशियो।
अब वॉइड रेशियो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ये वॉइड रेशियो के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, टेक वैल्यू 0 to 1 गलत है, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, बी 0, नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या होगा, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रिस्पेक्टिवली इफ द वॉइड वॉल्यूम वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेरा दिया है, तो वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो आप लोग डिफरेंशन है, ये दोनों सेम है तो क्या होगा, वॉल्यूम वॉइड कर देंगे, कट जाएगा 1, तो कहने 1 इसका वॉइड रेशियो क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा। अब पोरोसिटी क्या होता है, ई डिवाइडेड 1 प्लस ई होता है, 1/1 प्लस ई, तो 1/2, तो क्या होगा 0.5 हो जाएगा। तो क्या होगा मेरा ई का वैल्यू 1 और पोरोसिटी का वैल्यू 0.5। देखिए किस ऑप्शन में, यहाँ उल्टा दिया है आप लोगों को, पहले पोरोसिटी लिखना उसके बाद वॉइड रेशियो लिखना। तो पोरोसिटी कितना 0.5 कहाँ पे, यहाँ पे, और 1 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग गोज प्रेशर। बताना है कि मैनोमीटर के किस सरलतम प्रकार का उपयोग गेज दाब के मापने हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है यूट्यूब मैनोमीटर, ऑप्शन बी है सिंपल मैनोमीटर, ऑप्शन डी है सी है डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑप्शन डी है पीजोमेट्रिक। बताइए कि हम लोग गोज प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है मैनोमीटर का। तो याद रखिएगा आप लोगों को कौन सा होता है मैनोमीटर का, पीजोमीटर जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आप लोग को मेजरिंग गोज प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द। हम लोग को बताना है कि वैक्यूम प्रेशर जो डिफाइन करते हैं प्रेशर बिलो द, किसके प्रेशर बिलो होता है। पहला है गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये जीरो प्रेशर लाइन है, ये जीरो प्रेशर लाइन है यहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग क्या होता है वैक्यूम रहता है, वैक्यूम प्रेशर होता है, उसके ऊपर आप लोग क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसके ऊपर क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब कह रहा है कि मेरा वैक्यूम प्रेशर जो है ना, प्रेशर बिलो, किसके बिलो है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जैसे ही नीचे है ना वैक्यूम, तो वैक्यूम प्रेशर क्या डिफाइन कर रहा है कि मेरा वैक्यूम प्रेशर वो है जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे है, तो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है बियोफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। बताना बियोफोर्ट मापक्रम का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायनेमिक प्रेशर हेड ऑफ फ्लो और स्टैटिक प्रेशर हेड ऑफ फ्लो। तो याद रखिएगा आप लोगों को जब भी बियोफोर्ट स्केल होता है ना वो हमेशा स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको निकालने के लिए मतलब डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बियोफोर्ट स्केल का यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या है, कह रहा है 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। अब 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल, 1 किलो का मतलब क्या होगा 1000 पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल टू आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 पास्कल क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए पास्कल किसका है, प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसी का यूनिट जो प्रेशर का जो यूनिट होता है ना क्या होता है, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करते हैं या हम लोग इसको पास्कल बोलते हैं, क्योंकि पास्कल के द्वारा यह नियम प्रेशर को डिफाइन किया गया था, इसलिए इसका यूनिट पास्कल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या 1000 पास्कल को क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड इज। बताना है कि वायु चाल के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण एटमोमीटर, ओडोमीटर, एनोमीटर और रोटामीटर। बताइए कि हम लोग विंड स्पीड को किससे मेजरमेंट करते हैं। तो याद रखिएगा विंड स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, एनीमोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें एटमोमीटर का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, याद रखिएगा एटमोमीटर का यूज़ जो होता है ना वायु में जो होता है ना जल, क्या होता है वायु में जल की वाष्प दर को मापने के लिए करते हैं। याद रखिएगा कि वायु में जल की वाष्प दर को मापने के लिए हम लोग एटमोमीटर का यूज़ करते हैं। ओडोमीटर का भी आप लोग याद रखिएगा, ओडोमीटर क्या होता है वाहन का जो होता है ना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं।
याद है, ये भी दोनों याद रखिएगा। एटमोमीटर वायु में जल की वाष्प दर को मापने के लिए करते हैं, ओडोमीटर वायु के वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं, कितना डिस्टेंस हो रहा है उसको मापने के लिए ओडोमीटर यूज़ करते हैं। एनोमीटर तो आपको पता है किसके लिए करते हैं, विंड स्पीड के मेजरमेंट के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, कह रहा था पिटोट ट्यूब इज यूज फॉर मेजरमेंट हो, बताना पिटोट ट्यूब का यूज किसके मेजरमेंट के लिए करते हैं, डिस्चार्ज, प्रेशर, फ्लो, वेलोसिटी एट ए पॉइंट। तो बताइए 26 का क्या होगा। याद रखिए पिटोट ट्यूब का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी का मेजरमेंट करने के लिए पिटोट ट्यूब का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, जो बेरोमीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग डैश मापने के लिए होता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना बेरोमीटर का यूज जो होता है हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर गिव्स द, बताना है कि मैनोमीटर में द्रव का आरोहण क्या देता है, क्या है, मरकरी लेवल एट ए पॉइंट, डिस्चार्ज कैपेसिटी एट ए पॉइंट, प्रेशर हेड एट ए पॉइंट और डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए पॉइंट। याद रखिएगा मैनोमीटर से जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो लिक्विड का राइज जो करता है ना, तो क्या करता है, प्रेशर हेड ए पॉइंट, उसके बीच का प्रेशर हेड हम लोग को पता चलता है कि प्रेशर का कितना डिफरेंस है। तो क्या होगा, प्रेशर हेड एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे हम लोग को प्रेशर हेड पता चल जाता है जब ये वो राइज होता है। तो 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इस डैश mm ऑफ मरकरी। अब बताना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग अगर मेजरमेंट किस में कर रहे हैं, मरकरी में, mm के रूप में, जो हाइट के रूप में, तो कितना मेना होगा, इस चीज़ को याद रखने के लिए तो क्या होगा 9.81, 760, 10.33 और 9810। तो याद रखना कि 760 mm होता है। अब कैसे होता है एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, PATM आप लोगों को पता है कितना होता है, 10, 12, 25 इतना होता है आप लोगों को पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आप लोगों को पता होगा। जी आप लोगों को पता है 9.81 क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग को अगर रो अगर वाटर के लिए ले हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, कितना होगा 10.3 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ Hg जो होगा हम लोग का कितना होगा 13,500 kg पर मीटर क्यूब। कुछ नहीं, अब प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच होता है। प्रेशर हम लोग को पता है 10, 12, 25, रो कितना है, अगर हम लोग यहाँ पे Hg का ले रहे हैं क्योंकि Hg के बारे में बोला है, तो 13,500, जी कितना है 9.81 इंटू हाइट। तो यहाँ से आप लोग हाइट निकल जाएगा, हाइट कितना आएगा अप्रोक्स 760 mm आ जाएगा, कितना आएगा mm निकलेगा 760 आएगा। तो यही आप लोग को पूछ रहे हैं, आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, और वैसे याद करना है तो वैसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक बार कैलकुलेट करके हम लोग क्या कीजिएगा, हाइट ऑफ वाटर निकालिएगा। ये तो हाइट ऑफ कितना है Hg के टर्म में, तो हाइट ऑफ वाटर कितना आएगा मुझे आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। अगर जो भी बच्चे इस चीज़ को समझ लिए होंगे तो हाइट ऑफ वाटर हमको बताइएगा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, अगर हाइट के टर्म में निकालते हैं तो कितना हाइट वाटर के टर्म में आएगा। टोटल वैल्यू दिया हुआ है GH रो ऑफ वाटर, सिर्फ इस फार्मूला पे आप लोग, प्रेशर दिया हुआ है रो तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, G 9.8 होगा, H का वैल्यू निकल जाएगा। मुझे हाइट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा 29 का। जो भी बच्चे लाइव भी देख रहे हैं और जो भी बच्चे अगर लाइव नहीं आ पाए तो वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वो वीडियो देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर विथ द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बताना है बैरोमीटर के हेल्प से कौन सा मेजरमेंट करते हैं, वेलोसिटी, डिस्चार्ज इंटेंसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन। तो आप लोग को पता है ना कि बैरोमीटर का यूज़ करके हम लोग किसी चीज़ का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है द क्रशिंग वैल्यू ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट फॉर मेकिंग कंक्रीट बिल्डिंग शुड नॉट बी मोर देन। बताना है कि मेरा इमारत हेतु कंक्रीट बनाने के लिए मोटे मिलावे के संतुलन मान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो याद रखने का ये सब आप लोग को रिमेंबर करने का चीज़ है। सीधा सीधी ये कोड में दिया हुआ है तो उतना आप लोग को याद रखना है। सीधा आप लोग कंक्रीट के कोड में दिया हुआ है तो कितना याद रखना है, जब भी क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट लेते हैं ना किसी भी बिल्डिंग के लिए, कितना किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए, तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45% से आप लोग को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इसी तरह से अगर रनवे होगा ना, अगर रनवे के लिए हम लोग किसी भी कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्रशिंग वैल्यू जो होता है ना, एंड रोड, ये दोनों चीज़ के लिए क्रशिंग वैल्यू कितना होना है, 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है,
कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन मिक्सिंग वाटर फॉर कंक्रीट, बताना कंक्रीट के लिए मिश्रण पानी में तेल की उपस्थिति क्या हम लोग को दर्शाता है। प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फिनिश, प्रोवाइड मोर सलम, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेंथ। जब भी आप लोग को वाटर में जब प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन मिक्सिंग ऑफ वाटर फॉर कंक्रीट, जैसे ही कंक्रीट में अगर वाटर का मिक्सिंग करें वहाँ पे अगर ऑयल आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसमें मेरा स्ट्रेंथ का कमी हो जाएगा। क्या होगा? रिड्यूस स्ट्रेंथ। उसमें क्या होगा? मेरा स्ट्रेंथ का कमी आ जाएगा उस कंक्रीट के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है। कह द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल एग्रीगेट यूज फॉर कंक्रीट मेकिंग इज यूजुअली मेजर यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट मेथड। बताना है कि हम लोग कंक्रीट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली खनिज एग्रीगेट का घर्षण प्रतिरोध आमतौर पर निम्न में से कौन सी जांच पद्धति का इस्तेमाल करके मापा जाता है। आइजोड, माइक्रोडेवल, ली चैटलियस, लॉस एंजलस। जब भी एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा ना तो याद रखना है कि आप लोग को जहाँ भी एब्रेशन रेजिस्टेंस हो गया तो लॉस एंजलस मेथड के द्वारा हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। और आइजोड जो होता है ना आप लोग को याद रखना है कि टफनेस के लिए करते हैं। याद रखिए किसके लिए? आइजोड टेस्ट किसके लिए करते हैं? टफनेस के लिए करते हैं। और इसी तरह से आप लोग ली चैटलियस किसके लिए करते हैं? साउंडनेस टेस्ट के लिए। किसके लिए? साउंडनेस टेस्ट के लिए करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और डेवल जो होता है ना ये एग्रीगेट के एब्रेशन वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। एग्रीगेट का एब्रेशन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है। लॉस एंजलस मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। बताना है कि लॉस एंजलस मशीन मिलावट का डैश परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। पहला ऑप्शन क्रशिंग स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो लॉस एंजलस किसके लिए करते हैं? एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है। गिव एन एग्जाम्पल फॉर फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट। जो फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट के लिए क्या एग्जाम्पल होता है? पीट सैंड, क्रस्ट रॉक, ब्राउन सैंड और लेमिनेटेड रॉक। याद रखना फ्लैकी जैसे ही आएगा ना फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट तो कौन सा रॉक से बनता है? लेमिनेटेड रॉक। किससे बनता है? याद रखना लेमिनेटेड रॉक से बनता है। और इसी तरह से राउंडेड जो होता है ना, याद रखना राउंडेड शेप जो होता है ना ये इसमें जैसे मान लो रिवर में हो गया, सी शोर में हो गया, इसमें रहता है हम लोग का राउंडेड शेप टाइप का। एंगुलर जो होगा ना, एंगुलर शेप जो होगा ना किसके लिए था? क्रस्ट जो रॉक रहता है ना वहाँ पे आप लोग को एंगुलर शेप मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग को ये पीट सैंड जो होता है ना आप लोग को पीट सैंड कहाँ मिलेगा? आप लोग को जहाँ पे इरेगुलर शेप जो होता है ना पीट सैंड में मिलता है इरेगुलर शेप। तो ये चारों पॉइंट्स याद रखिएगा जो भी मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज नॉट, लिख दिया नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट। जो भी सीमेंट कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? सीमेंट, स्टोन, मोटार और लाइम। तो याद रखना क्या होगा नहीं, इसमें कौन सा मटेरियल शामिल होता है? मोटार। क्योंकि मोटार ही एक तरह से आप लोग को जैसे मोटार एक मिक्स होता है, ये इसमें भी ये मिक्स होता है। क्या क्या इसमें मिक्स होता है? सीमेंट होता है, सैंड होता है एंड वाटर होता है। तो जब इसके अंदर ही इंग्रेडिएंट आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोटार एक तरह से कोई कंस्टिट्यूएंट तो नहीं है सीमेंट का। तो सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट इस सीमेंट कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट कौन है? सीमेंट है, स्टोन है और लाइम है। तो कहने का मतलब कौन सा नहीं है? तो मोटार नहीं है। इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू IS 383 व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट फॉर एब्रेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट यूज फॉर नॉन वेयरिंग कंक्रीट सरफेस। जो भी हम लोग नॉन वेयरिंग कंक्रीट सरफेस एग्रीगेट का यूज़ करते हैं तो उसका एब्रेशन वैल्यू क्या होता है? देखिए जितना भी ये सब IS कोड का है तो आप लोग ये IS कोड वाला जितना भी आप लोग सिर्फ रिमेंबर करने का आप लोग याद कीजिएगा तभी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो IS कोड के लिए क्या? नॉन वेयरिंग। याद रखिएगा किसके लिए? एग्रीगेट नॉन वेयरिंग कंक्रीट सरफेस। जो भी नॉन वेयरिंग कंक्रीट सरफेस होता है उसका एब्रेशन वैल्यू क्या होगा? तो याद रखना कि कितना होता है? 50% होता है एब्रेशन वैल्यू। क्या होता है? 50% इसका एब्रेशन वैल्यू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है। करा द इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट द pH ऑफ वाटर यूज फॉर कंक्रीट मेकिंग। जब भी हम लोग कंक्रीट मेकिंग करते हैं तो वाटर का pH किस रेंज में होना चाहिए? 4, 7, 6 और 8। तो लिमिटिंग कितना होता है? मिनिमम कम से कम 6 होना ही चाहिए। और इसका रेंज क्या होगा? याद रखिएगा 6 से 8.5 के बीच में होगा। कितना रेंज होगा? 6 से 8.5 के बीच में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है। व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन फॉर कंक्रीट वेयरिंग कोर्स। बताना है कि मेरा लिमिटिंग एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू क्या होगा कोई भी कंक्रीट वेयरिंग कोर्स। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्वेश्चन ये वाला नॉन वेयरिंग कंक्रीट सरफेस के लिए कितना 50% है। जब भी एग्रीगेट मेरा किसके लिए एब्रेशन वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मेरा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एब्रेशन, ठीक है, फॉर कंक्रीट वेयरिंग कोर्स
वहाँ पे नॉन वेयरिंग कोर्स था तो 50 था, और वेयरिंग कोर्स रहेगा तो कितना रहेगा, याद रखिएगा 30 रहेगा। कितना था देखिए, नॉन वेयरिंग जो था ना कोर्स के कंक्रीट के लिए जो भी एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू था कितना परसेंट था, 50% था। बट इस क्वेश्चन में करा है मेरा कंक्रीट वेयरिंग, यहाँ नॉन वेयरिंग नहीं पूछ रहा है, वेयरिंग पूछ रहा है, वेयरिंग कोर्स के लिए, तो कितना होगा 30% होगा। तो आप लोग जितना भी ये सब क्वेश्चन IAS कोड का है तो आप लोग ये सब कोड का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ डिटोरियस एक्शन बिटवीन द सीमेंट एंड एग्रीगेट। तो बताना है कौन सा इसमें से टेस्ट होता है जो मेरा एस्टिमेट करता है केमिकल इफेक्ट ऑफ डिटोरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट और एग्रीगेट के बीच। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, माइक्रो टेबल टेस्ट, मोटार बार टेस्ट और एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। तो इस ऑप्शन से देख के लग रहा है कि आप लोगों को ये तो क्या होता है, लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट के लिए करते हैं, और डेवल के लिए क्या करते हैं हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, और एग्रीगेट इम्पैक्ट क्या टफनेस के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मोटार बार टेस्ट होगा। 40 का क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनडिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो हम लोग को ये बताना है कि इनडिटर्मिनेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म होता है ना, जब भी आप लोग नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन जो होगा, सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और क्या होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना है, टोटल 3 है हम लोग को। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, टोटल 3 होता है, क्योंकि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, समेशन ऑफ वर्टिकल और समेशन ऑफ क्या होता है आप लोग को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और मूवमेंट जो होता है 0 होता है। ये 3 को होता है मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो कह रहा है कि कौन सा मेरा ऐसा बीम है जो मेरा इनडिटर्मिनेंट है। देखिए याद रखिए, अब देखिए इसका एग्जांपल इनडिटर्मिनेंट का क्या क्या होता है वो भी आप लोग बता रहे हैं। जो कंटिन्यूस बीम होता है ना वो इंडिटर्मिनेंट का है, इसी तरह से फिक्स्ड बीम होता है वो भी इंडिटर्मिनेंट का होता है। इसी तरह प्रोप कैंटिलीवर बीम, प्रोप और कैंटिलीवर बीम जो होता है वो भी इंडिटर्मिनेंट का है। देखिए कहाँ पे आप लोग देखिए सिंपली सपोर्टेड, ये तो डिटर्मिनेंट बीम है क्योंकि 3 ही रहता है सिंपली सपोर्टेड में, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में आप लोग को 3 क्या है रिएक्शन है, अननोन रिएक्शन। ये प्रोप कैंटिलीवर विथ हिंज दे दिया तो आप लोग को प्रोप कैंटिलीवर बीम होगा नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आप लोग को इक्वेशन निकल के आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैंटिलीवर बीम तो होगा नहीं। बीम विथ बोथ इन फिक्स, अब जैसे ही क्या बोले फिक्स्ड बीम बोले तो बोथ इन फिक्स करने फिक्स, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोग क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये वो डिटर्मिनेंट क्योंकि डिटर्मिनेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल हिंज आ गया, इंटरनल हिंज के लिए एक अलग से इक्वेशन आ जाएगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, इन लोग को डिटर्मिनेंट होता है ये, तो ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट क्या होगा, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, जो भी लेस इक्वल होगा नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बीम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ ए लेंथ कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ डैश एट द फ्री एंड। मान ली कोई भी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, मेरा UDL कर रहा है, तब कर रहा है क्या कि W पर यूनिट लेंथ कर रहा है, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ कर रहा है कि मेरा फ्री एंड पे इस जगह बी पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स क्या होगा। इसका देखिए शियर फोर्स डायग्राम जो होता है ना, आप लोगों को यहाँ से क्या होगा, फोर्स लगेगा क्या, W इंटू एल यहाँ जाएगा, यहाँ से W इंटू एल जाएगा यहाँ पे, तो शियर फोर्स क्या आ रहा है, बी पे 0 आ रहा है, तो क्या है शियर फोर्स एट बी क्या होगा 0 होगा। तो फ्री एंड पे क्या आ रहा है मेरा 0 शियर फोर्स आ रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या, एक कैंटिलीवर बीम ऑन विच, अब कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, एक इंड फिक्स है, अदर इंड ये इधर क्या है फिक्स है मेरा, इधर क्या है आप लोग को फ्री है, तो क्या हो जाएगा फिक्स एट वन इंड एंड फ्री एट अदर इंड, क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या है, कह रहा है ए बीम ऑफ कैंटिलीवर L+2A है सपोर्ट ए पार्ट विच द ओवरहैंगिंग इतना दे दिया, द बीम कैरिंग कंसंट्रेटेड ऑफ W एट इच इन द शियर फोर्स बिटवीन 2 सपोर्ट। अब कह रहा है कि 2 सपोर्ट के शियर फोर्स क्या होगा, मान ये हो गया, ये आप लोग को लेंथ ए है, ये लेंथ L है, यहाँ पे कोई भी W सपोर्ट है, यहाँ कोई W सपोर्ट है, तो जैसे ही यहाँ W सपोर्ट हो यहाँ भी W, क्यों जितना डिस्टेंस इधर है यहाँ भी W सपोर्ट हो जाएगा। अब कह रहा है इस दोनों के बीच, ए और बीच के बीच मेरा शियर फोर्स क्या हो, याद रखना ए और बीच के बीच जो है ना मेरा शियर फोर्स कुछ नहीं होगा, क्या होगा मेरा शियर फोर्स यहाँ पे क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग किसी का इक्वेशन निकाल के यहाँ से निकाल के देखिए, यहाँ ये ऊपर ये नीचे कट जाएगा किसी भी पॉइंट पे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा शियर फोर्स मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा ए और बीच के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, क्या द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इन द कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर के बीच कितना मेरा नंबर ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है। तो याद रखना कैंटिलीवर बीम में या भी कोई भी फ्री एंड हो, या इस पर कोई लोड हो, या UDL हो, या कोई भी यहाँ पे आप लोग को कंसंट्रेटेड बेंडिंग मूवमेंट हो, कुछ भी अगर कंडीशन हो तो उसमें आप लोग को नो
कंट्राफ्लेक्सर आता है जब भी हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालेंगे। तो कोई भी कंट्राफ्लेक्सर उसमें नहीं है। कंट्राफ्लेक्सर का मतलब होता है कि बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या तो वो अपना साइन चेंज कर रहा हो या बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में वो जीरो पे, कहीं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे वो जीरो इंडिकेट कर रहा है। तो कोई भी चीज़ नहीं, एक भी वो किसी भी जगह पे आप लोग को अपना साइन चेंज करते हुए नज़र नहीं आएगा। तो क्या होगा, एक भी नहीं हो। और देखिए याद रखना कि कंट्राफ्लेक्सर जो होता है ना, ये किस किस में होता है, सिंपली सेपरेट बीम में होता है और ओवर हैंगिंग बीम में भी होता है। ओवर हैंगिंग बीम में मैक्सिमम चांस ओवर हैंगिंग बीम में होता है, बाद में सिंपली सपोर्टेड में भी कुछ जगह होता है। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ़ द शियर फोर्स एट सेक्शन ऑफ ए सिंपली सेपरेट बीम इज जीरो द बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन। अब माना कि कोई भी सिंपली सेपरेट बीम है, ठीक है, मान लीजिए उस जगह कह रहा है कि मेरा सिंपली सेपरेट बीम है और कह रहा है कि यूडीएल दिया हुआ है, कह रहा है मेरा अगर जीरो बेंडिंग मूवमेंट, मेरा शियर फोर्स मेरा जीरो है तो ऑटोमेटिक है शियर फोर्स अगर आपका जीरो दिखा रहा है किसी भी पॉइंट पे, ये शियर एसएफडी, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, उस पॉइंट पे मेरा क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम दिखाएगा। तो बेंडिंग मूवमेंट मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे शियर फोर्स जीरो होगा। तो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सिंपली सेपरेट बीम ऑफ स्पेन एल दे दिया है, कंसंट्रेट और डब्ल्यू एट ए मीड स्पेन दे दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। कुछ करना है, मान लो ये सिंपली सेपरेट बीम है, मेरा डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे टोटल लेंथ एल है, तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। तो जब भी आप लोग को इस टाइप का दिया रहे कि डब्ल्यू अगर कोई लोड सेंटर में दिया रहे और आप लोग को लेंथ इधर भी L/2 इधर भी L/2 हाफ हाफ, ये सिमेट्रिक दिया रहे, जब भी आप लोग को सिमेट्रिक दिया रहे लोड, तो हमेशा क्या होता है, लोड जो ऊपर में होगा उसका हाफ दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो W/2 इधर भी W/2 इधर भी हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, देखिए कुछ करना नहीं है, आसान तरीका से इसे निकालने का है, आप लोग को बता रहा हूँ, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से L/2 यहाँ पे L/2 है, कुछ करना नहीं है। यहाँ से RA और RB ले लेते हैं, तो मेरा क्या होगा, RA प्लस RB मेरा क्या होगा, W हो जाएगा। किसी एगो को मूवमेंट अबाउट जीरो ले लेते हैं, मूवमेंट अबाउट B जीरो ले लेते हैं, कुछ नहीं करना। तो क्या होगा, RA इंटू टोटल लेंथ L हो जाएगा, फिर W इंटू L/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कट गया तो RA क्या आता जाएगा मेरा W/2 और RA प्लस RB W है, तो RB भी कितना हो जाएगा मेरा W/2, तो मेरा W/WT, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पेन एल सब्जेक्टेड टू ए मूवमेंट पी इट्स फ्री इन, ठीक है, उसका मूवमेंट पी पे दिया, द बेंडिंग मूवमेंट इंड्यूस एट सपोर्ट। अब मानो कोई सिंपली कैंटिलीवर बीम है, अब कंसंट्रेट बेंडिंग मेरा मूवमेंट कितना दिया है, मानो पी इस जगह दिया है। जब भी बेंडिंग मूवमेंट यहाँ दिया, ये क्या है आप लोग को यहाँ पे देखिए, अगर ये अब बैलेंस करना है ना, क्योंकि देखिए ये चीज़ अगर यहाँ पे कोई बीम है और यहाँ मूवमेंट लग रहा है तो क्या होगा, ये आप लोगों को क्या बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, फिर से आप लोग को रोटेट होना स्टार्ट होगा इस तरह से। बट इस चीज़ को अगर हमको बैलेंस करना है, जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स अगर इधर लगा देंगे, बेंडिंग मूवमेंट लगा देंगे, क्या होगा, ये मेरा बैलेंस हो जाएगा दोनों। तो क्या होगा, इस साइड हम लोग फिक्स पे क्या लगाएंगे, पी, अगर हम लोग बेंडिंग मूवमेंट लगा देंगे, ये क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, दो सपोर्ट क्या होगा में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या होगा, पी, इसका पी अगर लोड बेंडिंग मूवमेंट लगा रहे हैं तो मेरा क्या होगा, दोनों ये बैलेंस रहेगा, ये जो भी बीम रहेगा वो बैलेंस बीम रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, द लोड एट द फ्री एंड यूनिफॉर्मली कैंटिलीवर बीम इंक्रीज द फेल्योर विल बी। अब मान लीजिए कि कोई भी बीम है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या करें, लोड मेरा इंक्रीज कर रहे हैं, लोड इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए लोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो लोड इंक्रीज करते फेल्योर कहाँ होगा, सबसे जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि लेंथ जहाँ ज़्यादा होगा फेल्योर वहीं होने के चांस होगा। क्या होगा, फिक्स इन पे मेरा फेल्योर होगा। फेल्योर कहाँ होगा, फिक्स्ड इंड पे होगा। ये पॉइंट याद रखिए, कहाँ पे होगा, फेल्योर एट फिक्स इंड पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी बिहार सर्वे स्पेशल सर्वे में के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, द शियर फोर्स एट एन सेक्शन ऑफ ए बीम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स। अब शियर फोर्स क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, कोई मान लीजिए सिंपली सेपरेट बीम है, ठीक है, अब उसका हमको शियर फोर्स क्या होगा, उसका जो भी आप लोग को परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम के जो भी परपेंडिकुलर लोड लग रहा है उसी को अगर हम ऐड करेंगे तो उसी का अलजेब्रिक सम को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को टोटल क्वेश्चन उसका जवाब दी, उसका आंसर भी दिया हूँ, उसके साथ साथ जितना पॉसिबल हो सके उसका सबका एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है मैं वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ, और जितना भी आप लोग को
नोट्स है, टोटल नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि बिहार स्पेशल सर्विस एडमिन के लिए स्पेशली मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ। वहाँ पे टोटल आप लोग को नोट्स एंड जितना भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।